सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल, इसमें से आज हम पहला प्रश्न बैंक पढ़ेंगे। हालांकि परीक्षा के दिन थोड़े नजदीक आ जाने के कारण हमें प्रश्न बैंक पहले पढ़ने पड़ रहे हैं। वैसे आपको पाठ भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एक दो प्रश्न बैंक बनाओ, प्रश्न बैंक बनाओ। तो ये पहला प्रश्न बैंक है, वो मैं आपके लिए भेज ही रहा हूँ, इन्हें रिलीज कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न बैंक भी आपके लिए अच्छी सहायता करेगा। तो आप इसको निश्चित रूप से देखना, ताकि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा रिवाइज होता रहे और आप इसको याद करते रहें। तो पहला प्रश्न बैंक है, और इससे संबंधित जितने भी वीडियोज है, अन्य जो वीडियोज है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर के, यानी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लिस्टें बनी हुई है। जैसे हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटिकल की अलग है, हिंदी लिटरेचर की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, और आपके जनरल इंग्लिश की, जनरल हिंदी की, इन सभी की लिस्ट बनी हुई है। वहां पर आप लेसन पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको जैसे क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, इससे संबंधित हर तरह की चीज आपको मिलेगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक फर्स्ट। क्वेश्चन बैंक फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला और दूसरे पार्ट में से ही है लगभग ये, यानी आपकी जो फर्स्ट इकाई है, फर्स्ट इकाई में से ही है। तो फर्स्ट इकाई को लगभग तो कवर नहीं करता, लेकिन सेकंड वीडियो जो होगा तो उसमें फर्स्ट इकाई आपकी कवर हो जाएगी। फर्स्ट इकाई में पहला प्रश्न है कि पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो आपको लिखना है कि पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में वृद्धि के साथ हुई। ये जो ग्रहाणु जो कल्पना है, परिकल्पना है, उसके आधार पर बनाया हुआ है। जब ग्रहाणुओं का समूह हो रहा था, उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। ज्यो ज्यो ग्रह जो है, ज्यो ज्यो ग्रहों का समूह बढ़ता गया, केंद्र भाग पर दबाव बढ़ता गया, और जिस कारण ताप क्रम में वृद्धि होने लगी, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण अणुओं का पुनर्गठन हुआ। पुनर्संगठन मतलब अणु आपस में संगठित हुए, जिससे अणु और अधिक घनत्व वाले होते गए और उष्णता बढ़ती गई। जब घनत्व बढ़ता गया तो उष्णता भी बढ़ती गई, और उपयुक्त सभी कारणों से पृथ्वी में पर्याप्त उष्मा की उत्पत्ति हो गई, जिससे ज्वालामुखी क्रिया के आविर्भाव से विभिन्न गैसें बाहर आकर वायुमंडल के निर्माण में सहायक हुई। तो इस प्रकार ये उष्मा की उत्पत्ति जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है इस प्रश्न में। तो ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है। एक प्रश्न यह आ सकता है कि चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे सागर और महाद्वीप उत्पत्ति का आपके जो चैप्टर में है, तो उसमें से प्रश्न यह आ सकता है कि महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चेम्बरलिन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है, अपन ने निहारिका परिकल्पना पढ़ी और भी कई परिकल्पनाएं पढ़ी, उनमें से एक चेम्बरलिन की परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना, यानी अणुओं के माध्यम से ग्रहों का निर्माण होना। तो जब वायुमंडल में स्थित जल वाष्प संपृक्त अवस्था में पहुंच गई, तो जलवृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। यानी जब वो संपृक्त अवस्था में आ गई थी, जलवाष्प जो है वो एकदम अधिक नजदीक आ गई थी, यूं कह सकते हैं कि पानी का एकत्रण हो गया था, तो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि से क्या हुआ, समुद्रों का निर्माण शुरू हुआ। और सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे से प्रारंभ हुआ था। कहां से? पृथ्वी के धरातल के नीचे से प्रारंभ हुआ था, और धीरे धीरे ये तब तक बढ़ते गए जब तक कि पृथ्वी की ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गई। पृथ्वी की ऊपरी सतह तक पहुंचने तक क्या है कि यह निर्माण होता गया, और ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्रित होने लगा। इस प्रकार निर्माण क्रिया के प्रारंभिक काल में सागर अनेक झीलों के रूप में थे। निर्माण क्रिया जो हुई थी, जो क्या है कि ये छोटे ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे गड्ढे बन गए, छोटे छोटे गड्ढे बन गए, उनमें जल एकत्रित हुआ। और जब निर्माण प्रक्रिया चल रही थी, यानी पृथ्वी का, या यूं कह सकते हैं अपने ब्रह्मांड का जब निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो ये समुद्र है, ये भी एक छोटी छोटी झीलों के रूप में थे। बाद में विस्तृत होकर के एक दूसरे से मिलकर के महासागर का रूप धारण किया, और महासागरों तथा महाद्वीपों के विस्तार का मुख्य कारण अपक्षय को बताया जाता है। अब अपक्षय क्या है, अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए कि अपक्षय क्या है, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि सागर एवं महाद्वीप निर्माण में अपक्षय क्रिया क्या है। तो अपक्षय की क्रिया के अंतर्गत उल्का जल के साथ साथ स्थल का क्षारीय पदार्थ घोल के रूप में सम्मिलित हो जाता है। यानी
ऊपर से जो गिरने वाला जल है, जल के साथ साथ क्या होता है, पृथ्वी का जो क्षारीय पदार्थ है यानी जो खारा पदार्थ है वह भी घोल के रूप में शामिल हो जाता है। और इस घोल का कुछ हिस्सा क्या होता है, जलमंडल की परिधि के अंदर अंदर ही स्थल के भाग में नीचे जमा हो जाता है। जल मंडल की जो परिधि है उसके अंदर स्थल भाग में जमा हो जाता है, और कुछ भाग सागर में या तो घोल के रूप में बना रहा या उसकी तली में बैठ गया। इस क्रिया के फलस्वरूप स्थल भाग पर अम्लीय पदार्थों की वृद्धि होने लगी, यानी अपक्षय हुआ। तो अपक्षय होने से क्या हुआ कि यानी ये अम्लीय वर्षा होने लगी, अम्लीय पदार्थों की वृद्धि होने लगी। और अम्लीय पदार्थों की वृद्धि होने लगी क्योंकि प्रारंभ में बेसिक पदार्थ घोल के रूप में स्थल भाग से अलग हो गए थे। बेसिक पदार्थ जो थे यानी शुरू में जो पदार्थ बने हुए थे वो पदार्थ क्या है, घोल के रूप में स्थल भाग से अलग हो गए थे। और स्थल भाग में अम्ल की वृद्धि के कारण स्थलीय पदार्थों का अपेक्षित घनत्व कम होने लगा था। स्थलीय भाग में क्या हुआ, अम्ल की वृद्धि होने लगी, और अम्ल की वृद्धि होने लगी तो वो घनत्व कम होने लग गया। और अब स्थल भाग का विस्तार कम होने लगा था, यानी वो संकुचन होने लगा था। और अब स्थल भाग का विस्तार कम होने लगा, जल के अत्यधिक भर जाने के कारण जलमंडल की तली नीचे की ओर खिसकने लगी, और इस प्रक्रिया को अपक्षय कहा गया। नीचे की ओर यानी अपक्षय, यानी वहां से क्या है कि इस प्रकार की क्रियाएं होकर के और जल का नीचे चला जाना, खिसकना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। पृथ्वी के विकास की कितनी दिशाएं हैं, नाम लिखिए। दशाएं है, यानी दिशाएं नहीं है, दशाएं। पृथ्वी की जो है, पृथ्वी के विकास की कितनी दशाएं हैं, नाम लिखने हैं। पृथ्वी के विकास को 3 मुख्य दशाओं में विभक्त किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो ग्रहणों के संग्रह का समय, जब ग्रहण संग्रह हो रहा था, ज्वालामुखी उद्गार का समय, और तीसरा है वास्तविक भूगर्भीय काल। इन 3 दशाओं में विभक्त किया जाता है पृथ्वी की जो निर्माण की जो दशाएं हैं। चेम्बरलेन द्वारा परिकल्पित पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना क्या है, ग्रहणु परिकल्पना, जिसको हम ग्रहणु परिकल्पना कहते हैं, वो क्या है। तो निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलेन ने सन 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहणु परिकल्पना प्रस्तुत की। देखिए यहां से छोटा प्रश्न भी बन जाता है कि चेम्बरलेन ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की, तो ग्रहणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। कब की थी, 1905 में की थी। किसके विपरीत, निहारिका के विपरीत। तो इस परिकल्पना के अनुसार, यानी ग्रहणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, या इस ब्रह्मांड का या सौर परिवार का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में देखिए कि पृथ्वी की रचना 2 बड़े तारों के सहयोग से हुई। ग्रहण परिकल्पना के अनुसार 2 तारों के सहयोग से हुई है। चेम्बरलेन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, एक सूरज था और एक दूसरा उसका साथी विशाल तारा था। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त और गैसपूर्ण नहीं था। जब ग्रह का निर्माण हुए थे उससे पहले सूरज गर्म नहीं था और न उसमें गैस थी, वरन एक ठोस कणों से निर्मित एक चमकदार चक्रदार एक शीतल पिंड था, यानी ठोस कणों से निर्मित एक शीतल पिंड था। और ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशाल काय तारा पहुंच गया। ब्रह्मांड में जो घूम रहा था तो एक तारा उसके पास और आ गया। इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण अलग हो गए। जब क्या है कि वो दूसरा तारा इसके पास आया तो पास आने से उनके बीच में आकर्षण शक्ति हुई, और उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या है कि सूर्य से कुछ छोटे छोटे कण है वो अलग हो गए। और प्रारंभ में ये मौलिक अवस्था में ये कण धूल कण के रूप में थे। ये क्या है कि धूल के कण के रूप में थे, और इन बिखरे हुए कणों को ग्रहणु अथवा प्लानेटिसिमल कहा जाता है। ये जो बिखरे हुए कण जो थे इनको ग्रहणु, यानी इसीलिए ये जो है इसका नाम ग्रहणु परिकल्पना पड़ा, क्योंकि जो अणुओं के माध्यम से ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मांड में बिखरे हुए छोटे छोटे ग्रहणु भावी ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र के भाग बने। इस प्रकार बड़े ग्रहणुओं के चारों तरफ के छोटे छोटे ग्रहणुओं ने उनसे मिलकर बड़ा रूप धारण किया। छोटे छोटे ग्रहणु मिलकर के और एक बड़े ग्रहणु यानी बड़े बड़े एक पिंड के रूप में वो बन गए, और फलस्वरूप असंख्य ग्रहणुओं ने सम्मिलित होकर के एक बड़े आकार में परिवर्तित होकर के ग्रहों का रूप धारण किया। यानी इस प्रकार एक ग्रहणु नहीं बना, बहुत सारे ग्रहणु बने थे। जैसे बहुत सारे ग्रहणु मिलकर के यहाँ बन गया, एक यहाँ और बन गया, एक यहाँ बन गया। इस प्रकार क्या है कि ये बहुत सारे बड़े बड़े ग्रहों के रूप में ग्रहों का रूप धारण कर लिया, और इस प्रकार पृथ्वी का भी निर्माण हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय कल्पना क्या है, देखिए ज्वारीय कल्पना क्या है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन
अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया था। 1919 में ये परिकल्पना प्रतिपादित की थी। लेकिन उस समय क्या है कि उनकी जो कल्पना थी या उनकी जो खोज थी वो थोड़ी अधूरी थी। फिर उसे जेफरीज नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इस परिकल्पना में 1929 में उसके 10 साल बाद कुछ संशोधन प्रस्तुत करके और वापस प्रस्तुत की, जिससे क्या है कि इस परिकल्पना का बहुत बड़ा महत्व हो गया। ज्वारीय परिकल्पना यानी इनका कहने का अर्थ है कि ज्वार के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ है। ये तो बिल्कुल सही है, तो वो भी कह रही है और ये भी कह रही है। लेकिन प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था और सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा भी था। इसके बाद सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था और अपनी जगह पर घूम रहा था। साथ ही तारा निरंतर एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। जो दूसरा तारा था उसका घुमाव इस प्रकार था कि वो इसके पास आ रहा था, और साथ ही तारा आकार और आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था, सूर्य से भी बड़ा था। पास आते हुए तारे की ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूरज के बाहरी भाग पर पड़ा, और इस प्रकार इस परिकल्पना के आधार पर जीन्स ने बताया कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था। यानी एक रास्ता था, उस रास्ते से वो हमेशा निरंतर क्या है कि ये आज कितने किलोमीटर आ गया, आज कुछ किलोमीटर आ गया, तो इस प्रकार आते आते वो सूर्य के नजदीक आने लग गया। अब जो जो नजदीक आने लगा तो उसमें क्रियाएं होने लगी और अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति, जिसको वायव्य ज्वार का प्रभाव कहते हैं, वायव्य ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाहरी भाग पर पड़ने लगा। यानी उसका आकर्षण जो है, दोनों में यूं कह सकते हैं कि दोनों में क्रिया होने लगी, दोनों में क्रिया होने लगी, उससे दोनों में खिंचाव होने लगा। और खिंचाव होने से क्या है कि बहुत बड़े बड़े ग्रह थे तो उनका खिंचाव भी बहुत ज्यादा था, तो उनका क्या है कि सूरज का जो बाहरी भाग था उस पर उसका प्रभाव पड़ने लगा और फलस्वरूप ज्वार उत्पन्न हुआ। और यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। यानी जब अपन देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है तो समुद्र में ज्वार भाटाने आ जाता है, अर्थात ज्वार उत्पन्न हो जाता है। तो यही कारण इसमें हुआ कि जब वो नजदीक आया तो सूरज में क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हो गया, और इस ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य के बाहरी भाग पर ज्वार उठा और इससे फिलामेंट कहा गया, और फिलामेंट से क्या है कि ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सौरमंडल का निर्माण हुआ। इस प्रकार की है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित रसेल की द्वितारक परिकल्पना क्या है? द्वितारक परिकल्पना किसकी दी हुई है? रसेल की दी हुई है। सबसे पहले यही एक प्रश्न छोटा क्लियर हो जाता है। द्वितारक परिकल्पना के अनुसार आदि काल में सूर्य के पास ही दो तारे थे। अब ये कहता है, वो तो कहता है ब्रह्मांड में थे, लेकिन ये कहता है कि सूर्य के पास में ही दो तारे थे, सूर्य के पास ही दो तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। द्वितारक परिकल्पना की बात है। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आ गया, यानी सूरज का, ये सूरज है, ये इसका साथी तारा है। अब क्या है कि एक विशाल तारा जो था ये इस सूर्य के साथी तारे के पास आ गया, किंतु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। अब वो क्या है, सूरज की परिक्रमा विपरीत दिशा में करने लग गया, और इन दो तारों के बीच की दूरी संभवतः 48 से 64 लाख किलोमीटर के बीच रही होगी। 48 लाख से लेकर के 64 लाख किलोमीटर के बीच उनकी दूरी थी। इस तरह विशालकाय तारा सूर्य से अधिक दूर रहा होगा, जिस कारण विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो बड़ा था और ज्यादा दूरी थी, इसलिए उसका ज्वारीय प्रभाव तो नहीं पड़ा। परंतु साथी तारे पर ज्वारीय बल के कारण, लेकिन वो साथी तारा है वो साथ पास में आ गया, सूरज पर तो नहीं पड़ा, लेकिन पास वाला तारा नजदीक आ गया और विशालकाय तारे की ओर आने के कारण आकर्षित होने लगा और उनमें ज्वार उत्पन्न हो गया। जैसे जैसे बड़ा तारा साथी तारे के करीब आता गया, आकर्षण बल बढ़ता गया और उभार अधिक होने लगा। जब विशालकाय तारा साथी तारे की निकटतम दूरी पर आ गया था तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर के विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे। वो विशालकाय तारा है, एक तारा, इस साथी तारे से क्या हुआ, इस तारे से कुछ कण अलग हो गए, अलग होकर के और वो घूमने लग गए, यानी विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लग गए, और आगे चलकर इन पदार्थों के सहयोग से ग्रहों का निर्माण हो गया। प्रारंभ में ग्रह करीब रहे होंगे, यानी नजदीक रहे होंगे, और आपसी आकर्षण के कारण ग्रहों के पदार्थ निकल करके उनसे उपग्रह बन गए। अब क्या है कि प्रारंभ में क्या है कि ये ग्रह थे, वो भी नजदीक थे, और फिर क्या उनमें आकर्षण, ज्वारीय बल आकर्षण हुआ, आकर्षण क्या है कि उनसे भी कुछ पदार्थ निकल गए, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा निकल करके एक उपग्रह बन गया। इस प्रकार सौर जो परिवार है उसका निर्माण हुआ।
8वां प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत क्या है। अब ये बिग बैंग सिद्धांत बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये क्या है देखिए। बिग बैंग सिद्धांत या स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था, जो बेल्जियम के थे। उन्होंने ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादन करने के बाद में रॉबर्ट वेगनर जो थे, रॉबर्ट वेगनर कह सकते हैं, वेगोनर कह सकते हैं, उन्होंने इस सिद्धांत की 1967 में बड़ी व्याख्या प्रस्तुत की थी। और बिग बैंग सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरणों से हुई है। अब ये बिग बैंग सिद्धांत को, इसको स्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्फोट सिद्धांत कहते हैं। स्फोट सिद्धांत का अर्थ है, ये कहते हैं कि आज से 15 अरब वर्ष पहले यहाँ पर ये सूरज जो था, यानी 15 अरब वर्ष पहले, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वो कहते हैं 15 अरब वर्ष पहले, यानी एक यहाँ पर बहुत बड़ा अग्नि का पिंड था और उस अग्नि के पिंड में जोरदार विस्फोट हुआ। उससे जो विकिरण निकले, उस विकिरणों से, और उससे जो विकिरण निकले उससे टुकड़े हुए, उन टुकड़ों से ग्रह अपने सौर परिवार का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था और जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। और इस विशाल अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ, जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया और इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ भी कहा गया है। शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। क्या कि उनसे अलग होकर के और काले काले पदार्थ से बने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। इन काले पदार्थों का आपस में समूहन होने लगा। ये काले पदार्थ आपस में जुड़ने लग गए और अनेक पिंडों का निर्माण हो गया और इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा, जिस कारण इनका आकार बढ़ता गया। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। ये पिंड आकार बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते क्या है कि आकाश गंगाएं बन गई। और प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें तेज गति से फैलाव होने लगा और परिणाम स्वरूप आकाश गंगाएं जो प्रारंभ में आसपास थी वो निरंतर दूर होती गई। यानी जो जो ब्रह्मांड बढ़ता गया और आकाश गंगाएं भी दूर होती गई, बढ़ती गई। और आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड के आकार में लगातार है वो ब्रह्मांड का आकार लगातार फैलता रहा है। ब्रह्मांड का आकार हमेशा बढ़ता रहा है। उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। आकाश गंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाश गंगा के तारों का निर्माण हुआ। अब वो उनसे विस्फोट हुआ, विस्फोट से पदार्थ निकले, पदार्थों का फिर समूहन हुआ, समूहन होकर के असंख्य पिंड बने और इन असंख्य पिंड जो है वो आकाश गंगाओं में तारों का निर्माण हो गया। पिंडों द्वारा इस प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों के समूह द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो पिंड थे अग्निपिंड थे और ये पिंड जहां जहां इनका विस्फोट हुआ, विस्फोट होते होते क्या है कि ग्रहों का निर्माण भी हो गया। और तारे के विस्फोट से उन पदार्थों के समूह संगठन से निर्मित पिंडों से ग्रह तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ। इन्हीं तारों में विस्फोट होना और ये जो समूहन होना, संगठन होना, इन्हीं से क्या है कि इस पृथ्वी का निर्माण भी हो गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान आता है। एक है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य, और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार है, भूकंप विज्ञान है, इससे संबंधित ये स्रोत जुटाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में उनका अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन भी हम करेंगे। 10वां प्रश्न है महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित लॉर्ड केल्विन का क्या मत है? लॉर्ड केल्विन जो है उनका क्या मत है, उनका मत स्पष्ट कीजिए। तो लॉर्ड केल्विन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति वायव्य कुंडलाकार निहारिका से हुई है। किससे हुई है? कुंडलाकार जो निहारिका नेबुला थी, उस नेबुला से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस आधार पर पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में वायव्य रूप में थी। अपेक्षित समय में पृथ्वी शीतल हो गई और इसके बाहरी चट्टानी धरातल का निर्माण हो गया। पृथ्वी के शीतल होते समय संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया। पृथ्वी जब शीतल हो रही थी, अर्थात पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी, ठंडी होने से क्या है, सिकुड़ गई, और सिकुड़ने से क्या हुआ, कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे धंस गया। पृथ्वी का कुछ भाग ऊंचा रह गया, कुछ भाग नीचे धंस गया। इस प्रकार ऊपर स्थित स्थलीय भाग से तो महाद्वीप बन गया और निचले भाग से सागर बन गया, यानी समुद्र बन गए। तदनंतर
वायुमंडलीय जलवाष्प में ये निचले भाग जल प्लावित होकर भर गए तथा वर्तमान सागरों का निर्माण हो गया। यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प हुई, जलवाष्प होने से क्या हुआ कि जल प्लावित हो गए, मतलब जलवाष्प जब अलग अलग जो गैसें हैं वो क्रिया करने लगी, क्रिया करके पानी बना, और वो पानी बनकर के कहाँ बनेगा, जहां पे गड्ढा होगा वहीं पानी ठहरेगा, और वो क्या है कि निचला तल जो है वो सागर के रूप में हो गया। 11वां है चतुष्फलकीय परिकल्पना क्या है। चतुष्फलकीय परिकल्पना, और ये परिकल्पना है जो लोथियन ग्रीन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1875 ईस्वी में सागर और महाद्वीप निर्माण से संबंधित चतुष्फलकीय परिकल्पना प्रस्तुत। चतुष्फल का मतलब होता है चार कोने, चार फलक है इसमें पृथ्वी के, ये भी बता रहा है। चतुष्फलकीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में अत्यंत तप्त थी, धीरे धीरे शीतल होने लगी। पृथ्वी की पपड़ी सबसे पहले शीतल हो गई, परंतु उसका आंतरिक भाग धीरे धीरे शीतल होता रहा। यानी पृथ्वी की जो पपड़ी थी वो सबसे पहले ठंडी हुई, उसके बाद उसका दूसरा भाग धीरे धीरे शीतल हुआ, ठंडा हुआ, और परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में अधिक संकुचन आने के कारण उसका आयतन अधिक घट गया। संकुचन अर्थात पृथ्वी जो सिकुड़ गई, सिकुड़ने से ये तो है ही, उसका आयतन तो घटना ही है, और ऊपरी भाग शीतल तथा ठोस हो चुका था। जैसे ये पृथ्वी ऊपर का भाग है ये ठोस हो गया था, और नीचे का भाग तरल रह गया, और उसमें अधिक सिकुड़न नहीं आ सकी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपरी तथा आंतरिक भाग में अंतर आ गया। एक तो सिकुड़ गया ऐसे, और एक में सिकुड़न नहीं आया, अर्थात यह है कि ये सूखा नहीं हुआ, शीतल का शीतल रह गया। इस तरह शीतल होने तथा संकुचन के कारण पृथ्वी में ऐसी अवस्था आने लगी जिसका आयतन और क्षेत्रफल अधिक हो गया। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का आकार चतुष्फलक के रूप में आने लगा, चार फलक बन गए इसके। और फेयरबेर्न जो है वैज्ञानिक, उसने भी इस प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया है कि सिकुड़ने पर एक गोलाकार आकृति चतुष्फलक का रूप धारण करने लगी। अर्थात ये गोल पिंड था, लेकिन सिकुड़न के कारण ये चौकोर होने लग गई, और ग्रीन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी अभी पूर्ण रूप से चतुष्फलक के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाई थी, वरन जो जो ठंडी होती जा रही थी, चतुष्फलक की आकृति पूर्णता को प्राप्त करती जा रही थी। और संकुचन के समय जब इसका संकुचन हुआ तो पृथ्वी के बाहरी भाग तथा आंतरिक परतों के बीच अंतर आ गया था, बाहर के भाग में और आंतरिक परतों में अंतर आ गया। इसलिए पृथ्वी के चतुष्फलक के रूप में आते समय गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपरी परत नीचे वाली परत पर ध्वस्त होने लगी, और फलस्वरूप सागर तथा स्थल का निर्माण हो गया। यानी ऊपर जो वाली परत है वो नीचे वाली परत पर ध्वस्त होने लगी, ऊपर की जो ऊपरी परत है वो नीचे वाली परत पर ध्वस्त, ऊपर वाली परत पर नीचे वाली परत पर ध्वस्त होने लगी। यानी नीचे गड्ढा रह गए, ऊपर जो है पहाड़ों के रूप में या स्थलीय जमीन रह गई, और चतुष्फलक रूपी पृथ्वी के चपटे चार भागों में चार महासागरों का निर्माण हो गया। चतुष्फलक रूपी जो पृथ्वी का चपटे भाग थे, उन चार भागों में चार महासागरों का निर्माण हो गया, और इन पर जल की स्थिति इसलिए हुई कि ये सपाट भाग किनारे वाले भागों पर अपेक्षाकृत नीचे थे। यानी ये जो चार भाग थे, लेकिन ये नीचे का भाग था, तो यहाँ तो पानी ठहरता नहीं, तो यहाँ जो है चारों कोनों पे ठहर गया। इस प्रकार ये चारों समुद्र बन गए, किनारे तथा कोने वाले भागों पर की में महाद्वीपों की रचना हो गई, जो ऊंचा था उस पर महाद्वीपों की रचना हो गई। एफ.बी. टेलर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना क्या है। ये महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना एफ.बी. टेलर की है। एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 ईस्वी में किया, और इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। टेलर का विचार स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था, यानी हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है उसके संबंध में था। जो ये क्षैतिज यानी ये जो स्थल है वो किस प्रकार खिसकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। टेलर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य था कि टर्सरी युग में जो मोड़दार पर्वत है, वलित अर्थात गोल पर्वत है, इन पर्वतों की व्याख्या करना था। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज यानी जो चट्टानें हैं, तथा एंडीज के उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला अल्पाइन यानी अल्पाइन जैसे आल्प्स है, काकेशस है, हिमालय है, ये पर्वत है, आदि पर्वतों से पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या टेलर के सामने मुख्य समस्या थी। ये समस्या थी कि इनका विस्तार कैसे हुआ, जिसका वो हल चाहते थे, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए उसने एक संकुचन सिद्धांत दिया था। संकुचन सिद्धांत के विपरीत उन्होंने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी संकुचन सिद्धांत जो दिया गया था, संकुचन सिद्धांत में क्या था कि पृथ्वी में संकुचन हुआ, और संकुचन से क्या है कि एक तो स्थल बन गया और एक पानी वाला बन गया। उन्होंने कहा स्थल विस्थापन हुआ है। इस प्रकार इस प्रवाह सिद्धांत जो है टेलर का प्रथम प्रयास माना जाता है। टेलर ने अपने इस सिद्धांत का शुभारंभ जो है क्रिटेशियस युग से किया है।
उस समय मुख्यतः क्रिटेशियस युग में मुख्यतः अपना स्थल भाग वो दो भागों में था। पहला तो लोरेशिया का स्थल भाग जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और गोंडवाना लैंड जिसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। दो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, जिसमें एक तो लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। उन्होंने ये कल्पना की कि महाद्वीपीय भाग जो है सियाल का अर्थ होता है जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम। ऊपरी परत है जो सियाल है या सिलिका और एल्यूमिनियम के बने, तथा सागरों में सियाल का पूर्णतः अभाव है, समुद्रों में सियाल नहीं है। इस सियाल भाग अथवा स्थल भाग सीमा पर तैर रहे हैं, सीमा में जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, जो दूसरी परत होती है, पृथ्वी की दूसरी परत के रूप में, जिसको कहा जाता है सीमा। तीसरी परत को निफे कहा जाता है, निकिल फेरस यानी निकिल और लोहा। टेलर ने महाद्वीपों के प्रवाह मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर बताया। उन्होंने कहा कि महाद्वीपों का जो प्रवाह है, महाद्वीपों का जो चलना है, वो विषुवत रेखा की ओर चलता है। स्थल प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय बल को बताया है। ज्वारीय बल के कारण ये जो महाद्वीप है वो प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं। क्रिटेशियस युग में जबकि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उस समय ये पृथ्वी के अधिक निकट था। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तब ये पृथ्वी के नजदीक था, इस कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति भी अधिक रही होगी। इस शक्ति के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में काफी वृद्धि हो गई। यानी ये जो जब ज्यादा ये सूरज चंद्रमा जब ज्यादा नजदीक था तो उनके दोनों में आकर्षण तो था ही, और ये ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ जिससे पृथ्वी की जो परिभ्रमण शक्ति है उसमें वृद्धि हुई। साथ ही साथ ज्वारीय शक्ति के कारण स्थल भागों का ध्रुव की ओर प्रवाह अथवा स्थानांतरण होने लगा। और टेलर ने स्थानांतरण को दो रूप बताया स्थानांतरण के, कि कहां कहां उनका स्थानांतरण होता है, एक तो विषुवत रेखा की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। किधर? एक तो विषुवत रेखा की ओर होता है और एक पश्चिम की तरफ होता है। परंतु दोनों दिशाओं के प्रवाह में प्रयुक्त शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति थी, अर्थात दोनों ही तरफ जो ये खिसकने का, दोनों ही तरफ प्रवाह करने का, चलने का जो कारण है वो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति थी। अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लोरेशिया स्थल भाग जो है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा। अधिक ज्वारीय शक्ति थी, ज्वारीय शक्ति के कारण क्या है कि उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये प्रवाहित होने लग गया, चलने लगा, और ये प्रवाह संभवतः उत्तरी ध्रुव की दिशा में रहा होगा। इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा कर दिया, जिस कारण स्थल भाग का प्रवाह के साथ साथ विभंजन भी हुआ। अब क्या है कि जैसे मान लो ये खिंचाव हो गया, खिंचाव होने से विभंजन का टूटना, तो ज्यादा खिंचाव हुआ तो टूटा हो गया, और इस खिंचाव तथा विभंजन के फलस्वरूप क्या है कि जैसे बेफिन की खाड़ी बनी, लेब्राडोर का सागर बना, डेविस जलडमरू मध्य है, इनकी रचना इस विभंजन से हुई थी। इसी कारण गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर था, वो उत्तरी ध्रुव से था, और ये दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर था, और तथा ये कई भागों में टूट गया। इस कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, अंटार्कटिका महाद्वीप, इनके चारों तरफ एक क्रास सागर का निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड की बात है। ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के बीच आर्कटिक बेसिन का निर्माण लोरेशिया के विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह के कारण हुआ। ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच जो आर्कटिक बेसिन बना हुआ है, उस आर्कटिक बेसिन का निर्माण भी लोरेशिया का यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ से क्या है कि विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह के कारण ही, विषुवत रेखा की तरफ खिसकने के कारण ही हुआ है। दक्षिणी अटलांटिक और हिंद महासागर का निर्माण है, वो भी इस प्रवाहित होते हुए महाद्वीपों के बीच खाली स्थान में जल भरने के कारण हुआ माना जाता है। और बीएफ टेलर ये मानते हैं कि प्रवाह के समय जहां भी अवरोध कम था वहां पर स्थल भाग लोब के रूप में प्रवाहित होना, जहां पर अवरोध कम था तो वहां पर जो है वो स्थल भाग है, वो एक ही स्थल भाग का एक लोब बन गया, और लोब बन गया, और उसके अग्रभाग में पर्वत बन गए, द्वितीय में चापों का निर्माण हो गया, यानी द्वितीय में चाप बन गए और अग्रभाग पर ये पर्वत बन गए। जैसे हिमालय है, काकेशस है, आल्प्स है, ये पर्वत श्रेणियां है। लोरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के ध्रुवों की तरफ विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण ही बताया है, यानी विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होने के कारण ही ये गोंडवाना लैंड और लोरेशिया जब विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होने लगे तभी इनका निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा है। अब यह है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, अंतिम प्रश्न है। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेता और भूगोलवेता थे, भूशास्त्रवेता भी थे, और वेगनर ने अपना सिद्धांत इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, लेकिन इसका विवेचन जो है 1915 और 1920 में हुआ। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। उस समय युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में कौन इस प्रकार की देखता है, और जब युद्ध हो गया तब उसके बाद में इनका होना वो शुरू हुआ। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्तर की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का
प्रतिपादन किया और उस प्रतिस्थापना में उन्होंने क्या लिखा है, वेगनर के अनुसार एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है तो एक ही स्थान पर हुआ है। पहली बात वो लिखते हैं कि यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहें तो जलवायु कटिबंधों का निर्माण क्रम से स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी उष्णाद्र जलवायु का आगमन हुआ, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिलते हैं कि ये जो इस प्रकार जो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, इनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। तो वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्थल जो है वो कभी स्थायी नहीं रहा है, यह हमेशा इधर उधर खिसकता चलता रहा है, तथा उनके स्थानांतरण और प्रभाव में उन्होंने विश्वास किया है कि ये इनका स्थानांतरण होता रहा है या ये चलता रहा है। अब वेगनर का जो सिद्धांत है वो है क्या? वेगनर ने पूर्व परमाणु के आधार पर यह मान लिया था कि कार्बनिफरस जो युग था, उस युग में समस्त स्थल भाग में एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। सारो स्थल भाग वो एक ही स्थल भाग के रूप में था, यानी पूरा ब्रह्मांड वो एक पिंड था। और इस पिंड का नामकरण है वो पेंजिया किया। उन्होंने कहा कि एक पेंजिया था और इस पेंजिया में छोटे छोटे आंतरिक सागरों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे सागरों का विस्तार था इस पेंजिया में। और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग भी था, जिसका नामकरण वेगनर ने पेंथालासा किया है। और उस पेंजिया के चारों तरफ एक सागर था, उस सागर को उन्होंने क्या कहा है? पेंथालासा कहा है। और पेंजिया का उत्तरी भाग, जिसको लोरेशिया कहते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। लोरेशिया में कौन कौन से आते थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड था, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सभी आते थे। इनको प्रदर्शित करता था। उन्होंने कहा कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। और पेंजिया में 3 परतें थी। पेंजिया में 3 परतें, जैसे पृथ्वी में भी हम अभी 3 परतें मानते हैं। ऊपरी परत को सियाल कहा गया, मध्यवर्ती को सीमा कहा गया और केंद्र को निफे कहा गया। इस प्रकार वेगनर के सिद्धांत का कार्यान्वयन कार्बनिफरस युग से प्रारंभ होता है और आगे चलकर पेंजिया का विभंजन होता है, मतलब टूट जाता है पेंजिया और स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो एक पूरा पिंड था, उसमें से कितने टुकड़े हो गए, क्या हुआ, वो अलग अलग हो गए और परिणाम स्वरूप महासागरों और महाद्वीपों का रूप प्राप्त हो गया। वेगनर के सिद्धांत में वेगनर क्या क्या प्रमाण देता है? देखिए, वेगनर कहता है कि भूगर्भिक बनावट, जलवायु और वनस्पतियों के वितरण के आधार पर वेगनर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। जितने भी स्थल भाग वो पेंजिया के भाग थे। और वेगनर का यह कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जाता है। जितने अभी वर्तमान में महाद्वीप है, उन महाद्वीपों को यदि जोड़ा जाता है तो वो पेंजिया बन जाता है। वेगनर के अनुसार अंध महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। अंध महासागर के जो दोनों तट है उनके ऊपर क्या पाई जाती है? भौगोलिक एकता पाई जाती है। और दोनों तटों को एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। जिस तरह किसी वस्तु के 2 टुकड़े पुनः एकत्रित किए जा सकते, जैसे मान लो एक ये है और इसको यदि हम 2 टुकड़े करके इस प्रकार भी कर दिए तो एक ऐसा और एक ऐसा, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये गोल हो जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि अंध महासागर के दोनों तट है, उनको जो मिलाया जा सकता है, वापस उसका एक स्थल पिंड बनाया जा सकता है। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अंध महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन और हसीनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि यह समानता इसी कारण से पाई जाती है। और अंध महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों और वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। वहां पर जो जीवावशेष है और वहां पर जो चट्टाने हैं, वहां पर जो वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों में भी समानता पाई जाती है। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। ये कहता है कि ग्रीनलैंड जो है वो हर साल कितने मीटर सरकता है? 20 मीटर है, वो पश्चिम की तरफ सरक रहा है। हमारे वर्तमान प्रमाणों के आधार पर पता चला है कि सभी महाद्वीप गतिशील है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर सरक रहे हैं। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है पश्चिम की ओर सरक रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया है जरूर। और अगला जो है उसमें छोटे प्रश्न भी होंगे निश्चित ही आपको सिलेबस से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा, कैसा लगा बताइएगा जरूर।